बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब्सटेंटिव सिविल लॉ पर बात करेंगे, यानी असली दीवानी कानून। सबसे पहले देखते हैं कि कानून की तकसीम कैसे है, डिवीजन ऑफ लॉ क्या है। कानून की दो इकसाम हैं, एक पब्लिक लॉ और दूसरा प्राइवेट लॉ। कानून आम रियासत या स्टेट के मामलात चलाने के लिए बनाया गया है, जबकि निजी कानून एक शख्स के साथ दूसरे शख्स के मामलात को निपटाने के लिए बनाया गया है। कानून आम को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जिसको आइनी कानून, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी इंतज़ामी कानून। इसी तरह से निजी या शख्सी कानून को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक सिविल लॉ और दूसरा क्रिमिनल लॉ। इन सब कवानीन को मजमूई तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा कानून निस्बत यानी प्रोसीजरल लॉ, तरीक़ाकार। कानून असली की जो हैं वो दर्जाबंदी की गई हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है, उसके बाद लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस हैं और लॉ ऑफ स्टैट्यूट्स है। प्रॉपर्टी का मफहूम अगर देखें तो जायदाद का मफहूम जो है वो चार मानों में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जायदाद के वसी तर मफहूम के लिहाज से किसी शख्स को जो कानूनी हकूक़ हासिल होते हैं वो उसकी जायदाद के नाम से मौसूम किए जाते हैं। यहाँ तक कि ब्लैकस्टोन ने एक मालिक को अपने मुलाजम पर हासिल होने वाले हक को भी जायदाद कहा है। दूसरा, अगर तंग तर मफहूम में देखा जाए तो जायदाद में तमाम किस्म के मालकाना हकूक़ यानी प्रोप्रायरिटी राइट्स जो शामिल हैं। किसी शख्स की अशिया और ज़मीन उसकी जायदाद हैं, लेकिन उसकी रेपुटेशन और उसकी आज़ादी जो है यानी उसकी लिबर्टी जो है वो जायदाद के ज़ुमरे में नहीं आती। तीसरी बात, अगर जायदाद को मज़ीद तंग तर मफहूम के लिहाज से देखा जाए तो किसी शख्स को हासिल होने वाले पेटेंट राइट जो हैं और कॉपी राइट जो हैं वो भी जायदाद के ज़ुमरे में आते हैं। चौथी बात, जायदाद का एक और मफहूम ये है कि जायदाद में सिर्फ जिस्म रखने वाली अशिया यानी कॉर्पोरल थिंग्स शामिल हैं। जिस्म ना रखने वाली अशिया जायदाद की तारीफ में नहीं आती। अब देखते हैं लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को। कानून जायदाद का ताल्लुक अशिया या ज़मीन वगैरह के मालकाना हकूक़ से है, जिसकी तीन इकसाम है। सबसे पहले द लॉ ऑफ कॉर्पोरल यानी कानून निस्बत मादी या जिस्मानी जायदाद। उसके बाद द लॉ ऑफ इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी यानी कानून निस्बत गैर मादी या गैर जिस्मानी जायदाद। और तीसरी द लॉ ऑफ टेस्टामेंट्री एंड इंस्टीट्यूट प्रॉपर्टी यानी कानून निस्बत वसीयत शुदा और गैर वसीयत शुदा जायदाद। जायदाद की इकसाम को देखें तो जायदाद की दो किस्में हैं, एक मादी जायदाद है और दूसरी गैर मादी जायदाद है। मादी यानी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी में ज़मीन और अशिया वगैरह शामिल हैं, जबकि गैर मादी यानी इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी में वो हकूक़ शामिल हैं जो किसी शख्स को किसी दूसरे शख्स की जायदाद से हासिल हों, मसलन हक़ आसाइश वगैरह। अब बात करते हैं मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी की, यानी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की। गैर मनकूला जायदाद से मुराद सतह ज़मीन, उसके नीचे और ऊपर वाला मुकम्मल हिस्सा और उसके ऊपर तमीर शुदा इमारत या ढांचा है। जनरल क्लॉज एक्ट की रूह से गैर मनकूला जायदाद से मुराद ज़मीन, उसके साथ मुंसलिक मुनाफाजात यानी उसके बेनिफिट्स और उसके साथ पैवस्त तमाम अशिया शामिल हैं। गैर मनकूला जायदाद को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह मनकूला जायदाद से मुराद वो अशिया हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके, मसलन मेज़, कुर्सी, पंखा या दूसरी अशिया वगैरह। अब बात करते हैं रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी की, यानी हकीकी और ज़ाती जायदाद की। हकीकी जायदाद वो जायदाद है जिसके मालकाना हकूक़ को कानून ने तस्लीम किया हो। इसके अलावा तमाम जायदादें उस ज़ाती जायदादों के ज़ुमरे में आती हैं। राइट्स इन प्रोपेरिया
यानी गैर मादी हकूक़, ये वो हकूक़ हैं जो किसी मादी चीज़ से हासिल नहीं होते बल्कि महारत और मेहनत की बुनियाद पर हासिल किए जाते हैं, जैसे कारोबारी साख यानी रेपुटेशन या गुडविल वगैरह। अब बात करते हैं हकूक़ निस्बत जायदाद दीगरा। ये वो हकूक़ है जो एक शख्स को दूसरे शख्स की जायदाद से हासिल होते हैं। ये जायदाद मादी भी हो सकती हैं और गैर मादी जायदाद भी हो सकती है। बिलअमूम ये हकूक़ किसी दूसरे शख्स की जायदाद से बज़रिया बार हासिल किए जाते हैं। इन हकूक़ में पट्टादारी यानी लीज़ और हक़ आसाइश, कफ़ालतनामा जात, सिक्योरिटीज़ और वक्फ़ यानी ट्रस्ट के ज़रिए हासिल होने वाले हकूक़ शामिल हैं। अब सबसे पहले हम लीज़ यानी पटा की बात करते हैं। पटा की सूरत में एक शख्स किसी दूसरे शख्स की जायदाद का कब्ज़ा हासिल करके एक मुकर्ररा मुद्दत तक उससे इस्तिफ़ादा हासिल करता है। पटा पर दी गई जायदाद ज़ेरे बार जायदाद के ज़ुमरे में आती है। अब बात करते हैं हक़ आसाइश की। जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की ज़मीन या जायदाद का कब्ज़ा हासिल किए बगैर महदूद पैमाने पर उससे इस्तिफ़ादा हासिल करता है और उसे हक़ इस्तेमाल आसाइश का इस्तेमाल कहा जाता है। पटा और हक़ आसाइश के इस्तेमाल में जो फ़र्क है वो सिर्फ यही है कि पटादार ज़मीन का कब्ज़ा हासिल करके उससे इस्तिफ़ादा हासिल करता है, जबकि हक़ आसाइश इस्तेमाल करने वाला शख्स कब्ज़ा हासिल किए बगैर ही दूसरे शख्स की ज़मीन से इस्तिफ़ादा हासिल करता है। जो शख्स हक़ आसाइश हासिल करता है उसे डोमिनेंट ओनर यानी गालिब मालिक, और जिसकी ज़मीन से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाता है उसे सर्वियंट ओनर यानी मगलूब मालिक कहा जाता है। अब हक़ आसाइश को देखें तो उसके आगे से दो इक़साम हैं, हकीकी हक़ और ज़ाती हक़, और मस्बत हक़ और मनफी हक़। हकीकी और ज़ाती या शख्सी हक़ आसाइश। हकीकी हक़ आसाइश वो हक़ है जिसे हासिल करना गालिब मालिक की मजबूरी है और उसे हासिल किए बगैर गालिब अपनी जायदाद से सही और मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकता। मसलन अलिफ बे के प्लाट से रोशनी हासिल कर रहा है। अगर अलिफ ये रोशनी हासिल ना करे तो उसका मकान तारीकी में रहेगा। अगर बे अपना प्लाट फ़रोख्त भी कर दे तब भी अलिफ का हक़ आसाइश कायम रहेगा। इसके बरक्स ज़ाती हक़ आसाइश वो हक़ है जो किसी शख्स को शख्सी तौर पर हासिल होता है, गालिब जायदाद की बुनियाद पर हासिल नहीं होता। मसलन अलिफ बे को अपने तालाब में से मछलियाँ पकड़ने की इजाज़त देता है। बे का यह हक़ उसका ज़ाती हक़ है और यह हक़ किसी गालिब विरसा से मुंसलिक नहीं है। अब बात करते हैं मस्बत और मनफी हक़ आसाइश की। मस्बत हक़ आसाइश एक ऐसा हक़ है जिसके ज़रिए गालिब मालिक कोई अमल करके अपना हक़ आसाइश इस्तेमाल करता है। मसलन अलिफ को बे की ज़मीन पर से गुजर कर अपने मकान तक जाना पड़ता है। अलिफ का हक़ राह गुज़र एक मुस्बत हक़ है। इसके बरक्स मनफी हक़ आसाइश गालिब विरसा के मालिक को यह हक़ देता है कि वो मगलूब विरसा के मालिक को इस अमर से मना करे कि वो अपना मकान इस तरह तामीर ना करे जिससे उसके मकान को आने वाली रोशनी में रुकावट पैदा हो। इस हक़ को मनफी हक़ आसाइश कहा गया है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी यानी ज़मानत की। सालमन के मुताबिक सिक्योरिटी ज़मानत किसी दूसरे शख्स के हक़ को महफूज करने के लिए ली जाती है। मसलन अलिफ बे से रकम कर्ज के तौर पर लेता है और जीम इस अमर की ज़मानत देता है कि अगर अलिफ रकम अदा नहीं करेगा तो वो खुद बे को वो रकम अदा करेगा। यहाँ जीम का किरदार एक सिक्योरिटी या जामिन का किरदार है। सिक्योरिटी की दो इकसाम हैं, एक को मोर्टगेज यानी रहन और दूसरी को गिरवी रखना यानी प्लेज करना कहते हैं। अब देखेंगे कि रहन और गिरवी में क्या फ़र्क है। रहन की सूरत में जायदाद मोर्टगेज करने वाले को मुंतकिल हो जाती है और रहन का इतलाक सिर्फ जायदाद गैर मनकूला यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है। इसके बरक्स गिरवी की सूरत में जायदाद गिरवीदार को मुंतकिल नहीं होती और इसका इतलाक भी सिर्फ जायदाद मनकूला पर होता है। अगर गिरवीदार प्लेज उस वक्त तक जायदाद मनकूला को अपने कब्जे में रखता है जब तक उसका मुतालबा यानी उसका क्लेम पूरा नहीं किया जाता। ये थी कुछ बातें जो आपके साथ शेयर की। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।